बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1431 और 5403 कोड्स के लिए पढ़ाई जाती है स्टार्ट की हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 1 से जो भी क्वेश्चन आता है उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो टोटली 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। इंतहाई तवज्जो से ये लेक्चर्स फॉलो कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, आप इस ओवरव्यू को यूज़ करते हुए अपने नोट्स बनाइएगा और आई एम श्योर कि आपको दूसरी दफ़ा ये लेक्चर देखना भी नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा जब आप उन नोट्स को देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि सबसे पहले तो वो पूछता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में बताएं कंप्यूटर क्या है। फिर उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पूछता है। इसके बाद कंप्यूटर की मुख्तलिफ जनरेशन्स कौन सी होती हैं। इसके बाद कंप्यूटर में जो पोर्ट्स और बसेस यूज़ होती हैं उनका क्या काम है, और मेमोरी की कन्फिग्रेशन है, मेमोरी जो है उसको किस तरह डिवाइड किया गया है, मेमोरी पे डिस्कस करें। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन वो लाजमी देता होता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की हिस्ट्री और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की जो तारीख और तरक्की है। इसके बाद इसकी जो मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहले तो कंप्यूटर को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which process raw data into meaningful information। ठीक है जी। तो कंप्यूटर आपने देखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली, इसको पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उस पर ये ऑपरेट करती है। और डिवाइस का मतलब ये एक मशीन है जो कि प्रोसेस क्या करती है, रॉ डाटा को, ये कुछ इनपुट डाटा लेती है रॉ डाटा, और उसको यूज़फुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें रिटर्न करती है। अब रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा ये होता है कि किसी भी किस्म का डाटा जो मशीन के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह वेदर आप चेक करते हैं कि बारिश कब होनी है, कहाँ पे कितनी होनी है, कितने % होनी है, तो वो कंप्यूटर को किस तरह पता चलता है? सैटेलाइट्स की मदद से कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाते हैं। कंप्यूटर सैटेलाइट से डाटा हासिल करता है कि हवाओं का रुख क्या है, हवाओं में नमी का तनासब क्या है, हवा की रफ्तार क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है ना, ये डाटा के तौर पर कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस करता है, कैलकुलेशंस करके फिर वो हमें बताता है कि हाँ जी यहाँ इस इलाके में इतनी बारिश के चांसेस हैं, इस इलाके में इतनी चांसेस हैं। तो वो कोई गैस नहीं होता, वो इसकी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर की। या आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, आप कोई क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो आपको सॉल्व करके उसका आंसर देता है। तो जो आपने उसके अंदर लिखा है क्वेश्चन, वो डाटा है, रॉ डाटा है, यानी जो अनप्रोसेस्ड डाटा है। रॉ का मतलब है अनप्रोसेस्ड, इसको आप अनप्रोसेस्ड भी डाटा कहते हैं कि जिस पर कोई प्रोसेस अभी तक ना किया गया हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 2, अब ये 2 नंबर्स हैं, या मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब ये 2 नंबर्स हैं, अभी इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया गया, तो ये अनप्रोसेस्ड डाटा है, रॉ डाटा है। जब इस पर मैं कोई ऑपरेशन लगा देता हूँ, मैं इसको 2+3 कर देता हूँ, अब ये इसके ऊपर एक प्रोसेस हो गया, एडिशन हो गई। कौन सा अमल हो गया? एडिशन का। अब इसका आंसर क्या दे देगा? 5। हमने इसको ये नंबर दिए रॉ डाटा, और इसने इस पे ऑपरेशन जो भी हमने इसको बताया कि प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, वो करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। कंप्यूटर के काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं घर में, ऑफिस में, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की तरफ। कंप्यूटर की डेफिनेशन करने के बाद आपने डायरेक्टली जाना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के ऊपर।
तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या प्री हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या आप हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो है उसकी भी हेडिंग दे सकते हैं, किसी तरह भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो कंप्यूटर इतनी आसानी से नहीं बना जितनी आसानी से हमारे हाथों में आ गया है। इसके पीछे बड़ी लंबी स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल काम हुआ है, उसके बाद जाकर कंप्यूटर कहीं बना है। तो हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री फ्रॉम 4th सेंचुरी BC टू 1930s। ठीक है जी, 4वीं सदी ईसवी, BC कहते हैं कबल मसीह को, बिफोर क्रिस्ट, उससे लेकर 1930 तक हम इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह 4वीं सदी में काम स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होता होता लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया, डिफरेंट थ्योरीज आई, डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क हुआ, उसके बाद जाकर जो है वो कंप्यूटर एक मशीन की फॉर्म में हमारे सामने आया। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, तो ये कोई एक दिन में नहीं बन गया या एक हफ्ते में या एक महीने में बन गया हो, इसके पीछे बहुत लंबा अरसा है। तो हम देखते हैं उसमें क्या हुआ। सबसे पहले जो 4th सेंचुरी में सामने चीज़ आई वो थी अबेकस मशीन। अबेकस मशीन वो पहली डिवाइस थी जो 4वीं सदी में वजूद में आई। ये क्या था? ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी। अबेकस मशीन वाज अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर हमने पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये मैकेनिकल थी। मैकेनिकल का मतलब है ये इलेक्ट्रिकल नहीं थी, इसको पावर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं थी, ये हम हाथों से ऑपरेट कर सकते थे। एक लकड़ी का आप कह लें तख्ता सा लगा हुआ था और उसमें तारें होती थी जिसके ऊपर गोलियां नुमा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लगी हुई थी। और ये मशीन क्या करती थी? ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती थी। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मींस एडिशन वगैरह, जिस तरह एडिशन है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स लाइक एडिशन, जिस तरह प्लस है इससे प्लस माइनस हम कर सकते थे इसको यूज़ करके। और ये फर्स्ट डिवाइस थी उस सेंचुरी की। देखिए, ये कोई इतनी बड़ी डिवाइस नहीं थी जिससे हम डेली लाइफ के इतने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें, लेकिन ये एक स्टार्ट था। इस चीज़ ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि आप मशीन से भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, मशीन से भी आप काम ले सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके बाद नेपियर बोन्स का नाम आता है। नेपियर बोन्स आप नेट पे सर्च भी करते जाएं, आपकी बुक पे भी इन मशीन्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप देख लें, इनकी वर्किंग वगैरह भी देख लें। बड़ी सिंपल मशीन, ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी, इसको भी आप मैकेनिकल मशीन बोल सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट था जॉन नेपियर, जॉन नेपियर उसका नाम था, उसके नाम पे ये मशीन का नाम है नेपियर बोन्स। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया? इसने 1614 के अंदर नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया। इसने लॉग्स इन्वेंट किए, इन्वेंटेड लॉग्स। लॉग्स जो हैं वो एक टेबल्स होते हैं, टेबल्स, और वो क्या कर सकते हैं? कैन परफॉर्म, लॉग्स कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेपियर बोन्स ने एक मशीन कंस्ट्रक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने की कैपेबल थी। मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकती थी, ज़रब और तकसीम कर सकती थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है विल्हेम शिकर्ड। ये भी साइंटिस्ट के नाम से ये मशहूर हुआ है। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी इसको आप बोल सकते हैं। आपकी बुक में इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर लिखा हुआ है। और ये कब डिवाइस हुआ? ये 1623 में विलियम शेकर्ड जो है 1623 में आया। और ये क्या कर सकता है? इट कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन
ये वाला भी जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मैकेनिकल मशीन थी, वो परफॉर्म कर सकता था मल्टीप्लिकेशन को, और इसकी 6 डिजिट कैपेसिटी थी, 6 डिजिट कैपेसिटी। ठीक है, मीन्स ये 6 डिजिट तक जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, उससे आगे नहीं कर सकता था। मतलब 6 नंबर्स जो हैं, 6 नंबर्स का कोई भी नंबर वो आप इसमें मल्टीप्लाई करवा सकते थे। इसके बाद आया ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, और ये 1642 में आया आई थिंक। ओके, ये भी साइंटिस्ट के नेम से है। ब्लेज पास्कल जो है साइंटिस्ट का नेम है। साइंटिस्ट नेम, और ये फ्रेंच था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसने ये मशीन बनाई, ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी। आप लिख सकते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर लिख सकते हैं, ये मशीन लिख सकते हैं। और ये क्या कर सकता था, इसकी मशीन जो है ना ये ऐड एंड सबट्रैक्ट 2 नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था, और फिर उनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकता था, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रिपीटिशन। ठीक है, यहाँ पे एक रिपीटिशन का वर्ड यूज हुआ। रिपीटिशन का मतलब ये है कि वो अपनी कैलकुलेशंस को रिपीट भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल, एक आंसर उसका आया है, उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करता है, जो उसका आंसर है उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, तो इस तरह वो रिपीट भी कर सकता था। और इसकी जो है ना वो 8 डिजिट कैपेसिटी थी। ठीक है, ये आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं। ये ओवरव्यू जो है ना, बस इतना, ये 2-4 वर्ड्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद आप खुद से लिख सकते हैं कि ब्लेज पास्कल वाज अ साइंटिस्ट नेम। ठीक है, he was a French mathematician. He built a device named Blaise Pascal, which was a mechanical device, mechanical calculator, and this device can add and subtract 2 numbers and then multiply and divide by repetition. ठीक है, and its capacity was 8 digit, yeah, it was a 8 digit capacity device. इसके बाद आता है चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज या चार्ल्स बाबेज भी इसको बोलते हैं। तो ये भी एक साइंटिस्ट नेम था। इसने क्या किया, 1820 के अंदर एक डिफरेंस इंजन बना कर दिया। ही डिजाइंड या ही मेड डिफरेंस इंजन। ठीक है, उसने जो मशीन बनाई उसका नाम था डिफरेंस इंजन, और कब बनाई, 1820 के अंदर। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल डिवाइस थी। ये तो आप सब के अंदर ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सारी जो है ना कंप्यूटर से पहले जितनी भी मशीनें बनी हैं ये मैकेनिकल ही थी, मैकेनिकल डिवाइस थी। और इससे भी आप वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद इसी बंदे ने, चार्ल्स बाबेज ने 1842 के अंदर, इससे 22 साल बाद एक और इंजन बना कर दिया, जिसको उसने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। सॉरी, मैं यहाँ पे इंजन कह रहा हूँ, उसका नाम एनालिटिकल इंजन था, लेकिन बेसिकली वो एक कैलकुलेटर था, मैकेनिकल डिवाइस थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर था, एनालिटिकल इंजन। तो ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी। मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल कैलकुलेटर भी आप इसको बोल सकते हैं, या मैकेनिकल कंप्यूटर भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओके, ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी, कैलकुलेटर था या कंप्यूटर था, जिससे आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ना वो परफॉर्म करते थे। वी कैन परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस या सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशंस, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसकी जो स्पीड थी वो हैरान कौन है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 calculations per minute।
पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो आपको 60 कैलकुलेशंस करके देता था। ये उस वक्त की बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, 1842 की बात है। तो उस वक्त एक ऐसी मशीन उसने तैयार कर ली जो आपको 1 मिनट के अंदर 60 कैलकुलेशंस करके देता है। मीन्स कि आपके पास प्लस या माइनस या मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन आप उसको देते हैं, वो आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके देता है। अब देखें, आपने अगर प्लस ही करना है, कुछ नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 60 नंबर्स जो हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसने 60 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिए। ये उसकी स्पीड थी जो कि उस वक्त बहुत हैरान कुन थी। तो ये हिस्ट्री के अंदर चंद डेवलपमेंट्स थी जो यहाँ पे जिक्र हुआ, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट थी। ये बहुत बड़ा दौर था तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी बुक के हवाले से, आपके सिलेबस के हवाले से यही चीज़ें थी, तो इन चीज़ों को ही आपने क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो आपके बुक में, आपके सिलेबस में डिस्कस की गई है। बस यही बातें जो मैंने आपको लिखवाई हैं, यही ओवरव्यू आपने ज़हन में रखना है और इसी को पेपर में आपने लिखना है जहाँ पे हिस्ट्री आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की मुख्तलिफ जनरेशन्स क्या होती हैं और किस तरह उन पर काम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर में एडवांसमेंट आती गई। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।